अद्य नैषधीयचरित प्रथमसर्गस्य द्वितीयं पद्यं रसहि कथा यस्य सुधावधीरिणी नलः स भुजानिरभूद्गुणाद्भुतः सुवर्णदण्डैकसितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः। रसहि कथा यस्य सुधा अवधीरिणी नलः सह भुजानि अभूद् गुण अद्भुतः सुवर्णदण्ड एकसितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः। सामान्य अवबोध के लिए सामान्य इसको पहले अर्थ अपना जाने सभी। यस्य जिसकी, कथा रसों के कारण, रुचिपूर्णता के कारण, रसपूर्णता के कारण, अनेक रसों के कारण, सुधावधीरिणी, सुधा अमृत को बोलते हैं, अमृत का भी अवधीरणा करने वाली, अवधीरणम तिरस्कारः उपेक्षा, अमृत का भी तिरस्कार करने वाली, सुवर्णदण्डैकसितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः, जिसकी उज्ज्वल प्रतापावली पर फैला हुआ कीर्ति मंडल सुवर्ण दंड पर टिका हुआ श्वेत छत्र जैसा लगता था। ये कल्पना की गई कि जिसका प्रताप इतना फैला था, प्रताप रूपी जो अवली पंक्ति थी, जैसे सुवर्ण सोने का दंड हो, उस दंड के ऊपर श्वेत छत्र कोई टिका हो, तो राजा का जो उज्ज्वल प्रताप सुवर्ण दंड जैसा था और कीर्ति शुभ्र वर्ण वाले राजछत्र जैसी थी। इस पूरे अर्थ को एक बहुव्रीहि समास में दिया। सुवर्ण दंडैकसितातपत्रित ज्वलत् प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः, ऐसे वह राजा गुणाद्भुतः, अपने गुणों से, स्वाभाविक गुण भी और अपने प्रशासकीय गुणों से, अपनी कुशलता गुणों से, राजनीतिक गुणों से अद्भुत स्वरूप वाले वह राजा नल हुए। भुजानी, भुजानी राजा अभूत। सबसे पहले इस अर्थ को अच्छी तरह समझ लें ताकि जब हम संस्कृत में इसका प्रयोग करना, संस्कृत में इसका रूपांतरण करें, प्रवाह शुरू हो, तो उस समय किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। रसहि कथा यस्य सुधावधीरिणी, इतने अंश को सीधा करें। यस्य कथा, जिसकी कथा, रसहि रसों के कारण, रस श्रृंगार आदि नौरस या अनेक प्रकार की रुचिपूर्णता के कारण, अनेक प्रकार के रोचकता के कारण, सुधा अवधीरिणी, सुधा मतलब अमृत का भी तिरस्कार करने वाली थी। ऐसे वह राजा नल अपने गुणों से बहुत ही अद्भुत, अपने गुणों के कारण बहुत अद्भुत थे, ऐसे राजा नल हुए। अब इसके उस विशेषण को जो बहुव्रीहि में आया, सुवर्ण दंडैकसितातपत्रित ज्वलत् प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः, ये लिखित रूप में बिल्कुल सरल शब्दों में विद्यार्थियों के सामने रखा गया है। इसको इत्मीनान से बाद में भी एकांत में सब्र से, बड़े धैर्य से पढ़ें। किंतु अर्थ अवबोध होने के बाद अब हम इसका खेल शुरू करते हैं। सुवर्ण दंडैक, अर्थ तो समझ में आ गया कि सुवर्ण दंड एकसित आतपत्रित ज्वलत् प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः, इसको आधा करके ज्वलत् प्रताप से इसके अन्वय को उठाएंगे इस समास में। ज्वलत मैंने उज्ज्वल, प्रज्वलित, प्रचंड जिसका प्रताप, और प्रताप की अवली, अवली बोलते हैं पंक्ति को। अब प्रताप की पंक्ति तो हो नहीं सकती, तो प्रताप आवली का मतलब प्रताप परंपरा, वो इतने प्रताप उसका फैला हुआ था। तो प्रताप, एक बार प्रताप का मतलब पराक्रम उसने जो किए, उसने अपना जो युद्ध में अपना वर्चस्व कायम किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया, जो सामर्थ्य उसका, शक्ति, तो अपने प्रताप के, उज्ज्वल प्रताप के बल पर ही उसकी कीर्ति फैली हुई थी। तो कवि, श्री हर्ष कवि जो इसको
रूपक और उपमा में बांधते हुए ये पद प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल उसी अनुपात में सुवर्ण दंड बराबर प्रतापावली। वो सुवर्ण दंड के ऊपर कौन है आश्रित टिका हुआ है? एक सित आतपत्र। आतपत्र बोलते हैं छाता को। छाता मीन्स छत्र। छाता का अर्थ छत्र। और सित, सित मैंने श्वेत, श्वेत मैंने शुभ्र, उज्ज्वल। तो शुभ्र छाता। तो यहाँ छाता कहने से सामान्य मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले छत्र की तो बात होगी नहीं, क्योंकि एक राजा का वर्णन है और पराक्रमी राजा का वर्णन है। तो यहाँ छत्र कहने का, शुभ्र छत्र कहने का अभिप्राय राज छत्र से हो गया। चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े सम्राट जिनके ऊपर एक राज छत्र जो रहता है। सुवर्ण दंडईकसितातपत्रित, सुवर्ण दंड पर टिके हुए एक श्वेत शुभ्र वर्ण वाले राजपत्र लगता था। क्या लगता था? जिसका उज्ज्वल प्रताप के बल पर फैला हुआ कीर्ति मंडल ही जिस राजा के लिए, जिस राजा का जिस नल के लिए सुवर्ण दंडईकसितातपत्रित, ऐसा वो राजा। ये कवि ने एक अलंकार का प्रयोग उसका किया है। सुवर्ण दंडईकसितातपत्रितः। सुवर्ण और स्वर्ण ये दोनों शब्द एक हैं। स्वर्ण सुवर्ण, सोना, हेमा। उस सोने का बना हुआ है दंड, और एक उसी पर ही सित आतपत्र, श्वेत राज छत्र, यानी कि उस राज छत्र के समान बना लिया तो राज छत्रित या फिर सितातपत्रित। ये एक इतच प्रत्यय होता है, या फिर आचार अर्थ में एक क्विप प्रत्यय करके फिर कृत प्रत्यय होगा। व्याकरण के अंश को हम सबसे बाद में देखेंगे। सुवर्ण दंडईकसितातपत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। ऐसे वह राजा, गुणों से जो अत्यंत अद्भुत थे, अपने गुणों से आश्चर्यचकित कर दिया करते थे, ऐसे अपने गुणों से अद्भुत वह राजा नल हुए। भूजानी, ये भूजानी का सीधा सीधा सा अर्थ है राजा। भू पृथ्वी, जानी, जानी शब्द समास के बाद बनता है। एक शब्द होता है पत्नी के अर्थ में जाया। तो भू अर्थात पृथ्वी, जाया यस्य सह, पृथ्वी जिसकी पत्नी, क्योंकि राजा को पृथ्वी का पति यानी कि भूपति यानी कि महीपति कहा जाता है। तो ठीक, भूजानी पृथ्वी जिसकी पत्नी है। तो जाया शब्द का या शब्द को निंग आदेश एक व्याकरण का सूत्र है। उस सूत्र से जैसे ऐसे प्रयोग कई सुने हैं, जैसे पार्वती है जिनकी पत्नी पार्वती जानी, उमा जानी, सीता है जिनकी पत्नी, ऐसे राम के लिए विशेषण आता है सीता जानी ही। इसी प्रकार भूजानी मतलब पृथ्वी है जिसकी पत्नी भूजानी ही। तो भूजानी का सीधा अर्थ है राजा। ऐसे राजा हुआ एक वचन में सीधा प्रयोग किया गया है। आदर की दृष्टि से हिंदी शब्दावली में प्राय करके आदरार्थ हुआ जाते, ऐसे राजा हुए। एक वचन में भी आदर के लिए ये शब्द, किंतु हम अभी सीधी भाषा का प्रयोग, ताकि किसी प्रकार का व्याकरणात्मक दृष्टि से और अर्थबोध की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई विसंगति न आने पाए। अर्थबोध पूरी तरह से सरल शब्दों में इसी शब्दावली को नीचे ये विद्यार्थी बाद में भी पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ें, जिसकी कथा अनेक रसों से पहले एक एक पूरे से श्लोक के अर्थ के छोटे छोटे वाक्यांश को अपने मनोमस्तिष्क में अच्छी तरह से बिल्कुल व्यवस्थित कर लें, न्यास कर लें। जिसकी कथा अनेक रसों से या फिर श्रृंगार आदि रसों से या अनेक रोचक प्रसंगों से या अनेक रोचक आचरण चरित गाथाओं से भरी हुई है, और उस कारण से वो अमृत का भी तिरस्कार करती है, अमृत भी उसके सामने फीका पड़ जाता है, और जिसके उज्ज्वल प्रताप पर फैली हुई कीर्ति ऐसे लगती थी जैसे सुवर्ण दंड पर श्वेत राज छत्र टिका हो। या फिर इसी शब्द को दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, सुवर्ण दंड पर टिका हुआ श्वेत छत्र बना दिया था जिसने अपने प्रतापावली पर खिले हुए कीर्ति मंडल को। ये शब्द है, ये कवि का खेल है, ये कवि का अलंकारिक सौंदर्य, उसकी कल्पना की खूबसूरती है। ऐसा वह अपने गुणों से अद्भुत, अपने गुण सामान्य गुण तो थे ही, और अन्य भी, चाहे वो भगवत प्रदत्त गॉड गिफ्टेड या फिर किसी प्रकार के, जैसे अपने शासकीय, शासकीय, प्रशासकीय, राजनीतिक, कूटनीति इत्यादि अनेक गुणों से जो बड़ा, इतने उनमें गुण भरे थे कि वो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। तो ऐसे गुणों से अद्भुत वह राजा नल हुए।
इस पूरे अर्थ को श्लोक के साथ एक बार मिलान करें और अपने आप को जरा देखते चलें कि संस्कृत का शब्द बोलते ही हिंदी वाला शब्द या फिर अपनी मातृभाषा में समझा हुआ शब्द उस शब्द के अर्थ जो है उस शब्द के साथ बिल्कुल जुड़ते चले जाना चाहिए। रसही कथा यस्य सुधावधीरणी नलः स भुजा निरभूत गुणाद्भुतः। सुवर्णदण्डैकसितातपत्रिताज्ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः यस्य वर्ण्यमानस्य कस्य नलस्य नलनामकस्य राज्ञः। यद्यपि शब्दोऽयं पश्चात् प्रयोक्ष्यते परन्तु अत्र प्रसङ्गानुरूपं यस्य राज्ञनलः कथा इति कथानकं कथानमिति जीवनचरितं यस्य जीवनगाथा जीवनप्रसङ्ग कथानकम् अनेकरसैः अनेकरोचकप्रसङ्गैः विविधैः रोचकप्रसङ्गैः सुधाम् अपि सुधामिति अमृतम् अपि अवधीरणं नाम तिरस्कारः अपमाननं नाम उपेक्षा। सुधामपि अवधीरयति तिरस्करोति उपेक्षते। वस्तुतः अत्र तिरस्कारस्य भावः नास्ति। एतादृशी प्रायशः कवीनां कल्पनाः स्फुरन्ति। एतादृशी कल्पना भवति कथमिव यथा ह्यस्तनपद्ये प्रतिपादितमासीत् व्यतिरेक अलङ्कारः। अलङ्कारस्यापि इदानीम् अर्थावबोधः तु नास्ति एव कष्टं लेशमात्रमपि निश्चितमस्ति। हिंदी में हम अर्थ कर चुके हैं, अर्थ पूरा बन चुका है। संस्कृत और हिंदी या मातृभाषा की पूरी यात्रा हो चुकी है। अब संस्कृत में आने वाले संस्कृते ये यान्यपि पदानि प्रयुज्यन्ते येऽपि शब्दाः प्रयुज्यमानाः तेषां वर्षणमपि भवति तदानीमपि कष्टं नास्ति अवबोधने तु। अस्तु सुधावधीर्णि सद्व्यतिरेक अलङ्कारः उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स व्यतिरेकः आधिक्यम हिंदी में जिसको बोलते हैं कि बढ़ चढ़ कर किसी से बढ़ा कर कहना, व्यतिरेक होना। व्यतिरेक अतिरिक्त, जो अतिरिक्त है मीन्स एडिशनल है, एडिशनल मीन्स उसमें बढ़ा हुआ है, उसमें प्लस हो चुकी है कोई क्वालिटी, सीधा सा मतलब उसके बढ़कर व्यतिरेकः। ये न्याय शास्त्र या तर्क शास्त्र वाला व्यतिरेक अभी मत समझें। अभी व्यतिरेक सीधा अर्थ है कि बढ़कर होना। व्यतिरेक और ये न्याय शास्त्र का वाला शब्द नहीं, ये हमारे अलंकार शास्त्र में विशेष करके व्यतिरेक। प्रसंग शास्त्र बदलते हैं तो उसके संदर्भ, उसके अभिप्राय सब कुछ अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अभी हमारा पूरा परिसीमन जो है, हमारा एक दृष्टिकोण है। अस्माकं सोऽयं दृष्टिकोणः केवलं साहित्यशास्त्रानुगुणम् अलङ्कारशास्त्रानुगुणं च प्रवर्तते। कि सुधामपि तिरस्करोति व्यतिरेकः अलङ्कारः उपमानात् यद अन्यस्य कस्य उपमेयस्य व्यतिरेकः, जो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है आधिक्यम वर्तते व्यतिरेकः स एव स व्यतिरेक एव व्यतिरेकः उभयता। कि उपमान से बढ़कर जब उपमेय का वर्णन कर दिया जाता है कवि के द्वारा तदानीं सुधावधीर्णी व्यतिरेक अलङ्कारः। ह्यस्तनपद्ये यथा निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तत्रापि व्यतिरेक अलङ्कारः अत्रापि सुधावधीर्णी इत्यत्रापि एतस्मिन् अंशे व्यतिरेक अलङ्कारः। इदानीं पुनः द्रष्टव्यं, पुनः दृश्यतां सुवर्णदण्डैकसितातपत्रितज्ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः। एकपदमिदं समस्तं पदं सुवर्णदण्ड एकसित आतपत्रित ज्वलत् प्रताप आवली कीर्ति मंडलः। सुवर्णदंड ही सितात पत्र श्वेत राजपत्र बना लिया जिसने या जिसके द्वारा बना लिया गया, किसको? ज्वलत प्रतापावली के बल पर टिके हुए कीर्ति मंडल को। सीधा वाक्य साक्षादर्थः ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल
जिसने अपना सुवर्ण दंड पर टिका हुआ श्वेत राज छत्र जैसा बना लिया था, या जिसको ऐसा लगता था बना हुआ छत्र लगता था, तादृशः अत्र बहुब्रीहि समासः। ये किसका विशेषण है? राजा का विशेषण है। राजा कैसे थे? जिसके प्रतापावली पर जिसने अपना कीर्तिमंडल स्थापित किया था। कीर्तिमंडल मतलब यश स्थापित किया था। जैसा जिस राज्य का जितना पराक्रम, उसकी उतनी कीर्ति प्रसरित होती है। तो उस कीर्तिमंडल को कवि ने कल्पना करके कीर्तिमंडल को बना डाला छाता। और छाता सामान्य हमारे मनुष्यों, सामान्य मनुष्य वाला छाता ना होकर सामान्य मनुष्य प्रयोज्यम न छत्रम प्रत्युत राजछत्र बना डाला। वो राजछत्र किस पे टिका था? सुवर्णदंड। सुवर्णदंड वस्तुतः नहीं है, ज्वलत प्रताप, उज्ज्वल प्रताप में वर्ण साम्यम अपि तत्र पश्यन्तु सुवर्णदंड, सोने के सुवर्णदंड, ये पूरा का पूरा उपमा, क्योंकि रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, अपन्नुति, ये जितने उपमा मूलक अलंकार हैं उन सब के अंदर नाम बदल जाते हैं, नाम परिवर्तन होता है, किंतु सबके अंदर खेल खेलने वाली और शक्ति, खूबसूरती, सौंदर्य प्रदान करने वाली वह उपमा ही होती है। जैसे व्यतिरेक में भी उपमा का ही मूल है, किंतु उसमें केवल रोल ट्रांसफर कर दिया जाता है उसका, उपमान उपमेय। अभी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जैसे विद्यार्थी ग्रहण करते जाएंगे, यथा यथा विद्यार्थिनः ग्रहीष्यन्ति तदुत्तर उत्तरम अस्माकं चर्चाः तु प्रवर्तिष्यन्ते तत्र नास्ति चिन्तालेशः। अस्तु, सुवर्णदंड एक सितातपत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्तिमंडल। सुवर्णदंड से सित आतपत्रित कर लिया है जिसने अपने ज्वलत प्रतापावली पर टिके हुए कीर्तिमंडल को, ऐसे वह राजा एतादृशः स राजः गुणैः अद्भुतः गुणैः कीदृशैः स्वाभाविकैश्च भगवत्प्रदत्तैश्च प्रशासकीयैः गुणैः कूटनीति राजनीति इत्यादिभिः विविधैः शस्त्र शास्त्र विशारदत्वादिभिरनेकैः गुणैः स अद्भुतः गुणपरिपूर्णः एतादृशः सामान्यगुणः यत्र न दृश्यन्ते विशिष्टगुणः, विशिष्ट न चमत्कारिकगुणः तस्मिन् राजनि अभूवन् इति तैः गुणैः स अद्भुतः प्रतीयते स्म। तादृशः नलनामकः, नलः नलनामकः, भूजानी भूः पृथ्वी जाया यस्य स बहुव्रीहि समासः। भूजाया या शब्दस्य स्थाने निंग अंतादेशः भवति, अर्थात या स्थाने निंग, निंग इत्येव नि इति अवशिष्यते, जानीहि अर्थात महीपति अर्थात नृपतिः। पृथ्वी शब्दस्य यावन्तः अपि पर्यायवाचिनः तत्र पतिशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा राजशब्दार्थः। पृथ्वीपति, धरापति, महीपति, भूपति, क्षितिपति, क्षोणीपति, अन्यत् सर्वं विद्यार्थिनः अहं तस्मिन् मार्गे प्रेरितवान्, प्रणोदितवान्, अन्यत् सर्वं स्वयं ग्रहीष्यन्ति विद्यार्थिनः। अभूत्, अभूत् इति भूधातुः, अन्यत् किं लुङ्लकारः, अन्यत् किं प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्। अभूत् इति आसीत्, आसीत् इति अभवत्, अभवत् इति बभूव, अभूव इति अवर्तत, अवर्तत इति अविद्यत, हुए। एतादृशः राजा नलः अभूत्। सुवर्णदण्डैकसितातपत्रिता, सुवर्णदण्डेकसितातपत्रित बना लिया था। किसको बना लिया? ज्वलत प्रतापावली कीर्तिमंडल को। उपमा और रूपक, उपमा अपि वर्तते, रूपकम अपि वर्तते। सितातपत्रितः यतो हि व्याकरणस्य सूत्रम् उपमानादाचारे क्विप् इति क्विप् प्रत्ययः तत्र क्रियते। उपमानादाचारे रामति, तत्रापि नो चेत् इतच् प्रत्ययस्यापि व्यवस्था वर्तते प्रसंगे। उभयथापि अर्थस्तु एकत्र। यदि एव सादृश्यार्थस्य स्फुटावगमनं क्रियते तदानीमत्र उपमापि वर्तते। अपरत्र च सुवर्णदण्डैकसितातपत्रित इति रूपकमपि वर्तते। रूपकमित्युक्ते सुवर्णसितातपत्रित, नो चेत उभयथा विशेषण स्थान यदि प्रयुज्यते, यदि दोनों में हम प्रतापावली कीर्तिमंडल दोनों को बराबर रखेंगे तो पहले विशेषण की दृष्टि से प्रतापावली वाला जो अंश है, तादृश अंश पूर्वं प्रयोक्तव्य। ये कुछ व्याकरण की शास्त्रीय कुछ गुत्थी या समस्याएं नहीं मैं कहूँगा, ये कुछ व्याकरण की क्रीडाएं हैं, खेल है, उसका अपना प्रसार है। तो
सुवर्णदण्डैकसितातपत्रितज्वलप्रतापावलिकीर्तिमण्डलः एतादृशः अद्भुत गुणवान या स्वीकीय ही गुण ही अद्भुत। शाब्दिक संरचना में तो गुण तृतीयांत में ही प्रयोग करना पड़ेगा, किंतु जब अर्थ का तात्पर्य हम ग्रहण करें तो अपने गुणों से अद्भुत अर्थात अद्भुत गुणों से परिपूर्ण वह राजा भूजानी ही अभूत। तो एतादृशः आलङ्कारिकं सौन्दर्यमपि अत्र प्रसृतमस्ति। अर्थावबोधे तु कष्टं नास्ति एव। इदानीं छन्दः वंशस्थ, वंशस्थ इति द्वादशवर्णात्मकं छन्दः वर्तते। तत्र जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति वंशस्थस्य छन्दसः लक्षणमिति। ये तावत् प्रथमसर्गस्य द्वितीयं पद्यमिदं सम्पद्यते।